नमस्कार दोस्तों, एस के मेहरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होता है। जब हमें इनका पता चल जाएगा तो हम बहुपद को आसानी से समझ सकते हैं। देखो, चर क्या होता है? चर होता है अपने पास में अज्ञात राशि। चर क्या है? अज्ञात राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे अपने पास में आएगा x, y, z, a, b, c। ये जो बहुपद के अंदर आते हैं ये सभी के सभी हमारे पास में क्या होते हैं? चर होते हैं। अचर क्या होती है? अचर हमारे पास में एक ज्ञात राशि होती है। अचर क्या होती है? ज्ञात राशि। जैसे कोई संख्यात्मक मान, जैसे 1, 2, -2, -5 या √, ऐसी कोई संख्या जो हमारे पास में आती हैं बहुपद के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं ज्ञात राशि। बीजीय व्यंजक क्या है? इसको ध्यान से समझना। बीजीय व्यंजक को यदि चर और अचर मिलते हैं किनके माध्यम से? जोड़, बाकी, गुणा, भाग। अगर इनके माध्यम से चर और अचर मिलते हैं तो उनके समूह को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे x + 3 ये जोड़ के माध्यम से बीजीय व्यंजक बना है। 2x ये गुणा के माध्यम से बीजीय व्यंजक बना है। x/2 ये भाग के माध्यम से बीजीय व्यंजक बना है। 4/y ये भी भाग के माध्यम से बीजीय व्यंजक बना है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी बीजीय व्यंजक हैं। बीजीय व्यंजक किससे बनेंगे? चर और अचर से मिलकर। अब देखो, क्या सभी बीजीय व्यंजक, एक प्रश्न उठता है दिमाग में, क्या सभी बीजीय व्यंजक, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से बीजीय व्यंजक हैं जो बहुपद होते हैं? तो ध्यान से समझना। जब किसी बीजीय व्यंजक में यदि चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो, कोई क्या हो? पूर्ण संख्या, तो ही वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। ध्यान से समझ लेना। यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात अगर कोई पूर्ण संख्या है तभी वह बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, वरना वह बहुपद नहीं होगा। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, आगे भी चलते रहेंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चों। देखो, चर क्या होता है? चर होता है अज्ञात राशि। अचर क्या होता है? ज्ञात राशि। बीजीय व्यंजक क्या होगा? चर और अचर की गणितीय संक्रियाओं से बना पद क्या कहलाएगा? अपने पास में बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब अपना प्रश्न है, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? तो आंसर होना चाहिए नहीं होते। तो नहीं होते तो इसका मतलब क्या है? कुछ न कुछ तो होते हैं। तो यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो, तो वह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं कहलाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कुछ बीजीय व्यंजक ले रहा हूँ, कुछ अपने पास में क्या है? बीजीय व्यंजक। इन चीज़ों को ध्यान से समझना बच्चों। बीजीय व्यंजक जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x, मैंने लिखा यहाँ पे 2/x, मैंने यहाँ लिखा x/2, मैंने यहाँ लिखा x + 2 और मैंने यहाँ लिखा x - 2। क्या ये सारे सभी बीजीय व्यंजक हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए सभी बीजीय व्यंजक हैं। लेकिन बहुपद के लिए क्या करेंगे? बहुपद के लिए चर की घात देखेंगे। अब यहाँ चर कौन है? x, और इसकी घात कितनी है? इसकी घात हमारे पास में कितनी है? 1। यहाँ चर कौन है? x। देखो, इस x की घात यहाँ पर 1 है, लेकिन जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2x और उसकी घात क्या आ जाएगी? -1। तो यहाँ घात कितनी आ गई? -1। इसका मतलब ये बहुपद क्या है? नहीं है। तो बहुपद की पहचान कैसे करोगे? यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। यहाँ देखो, x ऊपर ही पड़ा है तो इसकी घात कितनी है? 1। यहाँ भी x ऊपर ही है, इसकी घात भी कितनी है? 1। और यहाँ भी x की घात कितनी है? 1। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है
कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। अवैध के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अपने पास में एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हमने ये जाना कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है। अब देखो बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2, दूसरा जगह एक्स की घात 4 प्लस एक्स प्लस 4, तीसरा एक्स की घात 9 प्लस 6। तो देखो यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? 2 घात का बहुपद। क्या बोलेंगे अपन? 2 घात का बहुपद। यहाँ एक्स की घात कितनी है? 4। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 4 घात का बहुपद। यहाँ एक्स की घात कितनी है? 9। तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको? 9 घात का बहुपद। देखो बहुपद की घात के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जो चर है उसकी जो अधिकतम घात है वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। देखो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये कितने घात का बहुपद है? 2 घात का। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 4। तो ये कितने घात का बहुपद है? 4 घात का। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 9। तो ये कितने घात का बहुपद है? 9 घात का बहुपद है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। देखो यदि किसी बहुपद में, ध्यान से समझना, यदि किसी बहुपद में, यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो, यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, तो उस बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 2 रेखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो चर है उसकी घात कितनी है? 1। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस 2, ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी चर की घात कितनी है? चाहिए चढ़ लो, चाहिए चढ़ लो, 1 की घात है। इसे थोड़ा सा मैं समझा दूँ, इसे बोलते हैं 2 चर का रेखिक बहुपद। इसे क्या बोलेंगे? 2 चर का रेखिक बहुपद, क्योंकि चर कितने हैं? 2। तो इसे बोलेंगे 2 चर का रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद किसे बोलेंगे? यदि किसी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो उसे क्या बोलेंगे? अपन रेखिक बहुपद। आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद। देखो द्विघात बहुपद इंपॉर्टेंट अपना क्या है? द्विघात बहुपद ही है। द्विघात बहुपद देखो, यदि चर की अधिकतम घात 2 है तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। यदि चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो उस बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे एक्स की घात 2 प्लस 2x प्लस 3, यहाँ चर कौन है? एक्स है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ। यदि किसी बहुपद में चर की मैक्सिमम घात, अधिकतम घात 1 है, तो उसका 1 ही शून्यक होता है। और यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है तो उसके 2 शून्यक होते हैं। और यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 है तो उसके 3 शून्यक होते हैं। अभी हम बहुपद के शून्यक पर चर्चा करेंगे। देखो बहुपद के शून्यक देखो, बहुपद के शून्यक। जैसे हमारे पास में मान लो बहुपद है p x बराबर x प्लस 2, p x बराबर x प्लस 2। अब देखो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं कि x का ऐसा मान जिसे बहुपद के अंदर रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। कि x का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर
बहुपद शून्य के बराबर हो जाए तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि x प्लस 2 बराबर अपने पास में मान लें एक बार 0 है, x की मान कितना आ गया -2। अगर मैं -2 रखता हूँ कहाँ, यहाँ पर x की जगह, तो मेरे पास में क्या आएगा -2 + 2, और -2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस बहुपद का एक शून्यक है और वो भी क्या है -2। तो बहुपद का शून्यक हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो एक घात वाले बहुपद का शून्यक है और दो घात वाले बहुपद का शून्यक है। दो घात वाले बहुपद के शून्यक को हम प्रश्नमाला 2.2 में पढ़ेंगे। आज हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। देखो इसके बाद में किसी बहुपद के शून्यक व गुणांकों के बीच संबंध। देखो पहले मैं बता देता हूँ कि बहुपद का जो व्यापक रूप है उसको हम ऐसे लिखते हैं ax² + bx + c। ये बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, जहाँ a, b और c ये तीनों की तीनों कैसी हैं, ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ जो हम अक्ष ले रहे हैं ये अक्ष क्या है, ये चर है। अक्ष क्या है, चर है। तो इसे हम बोलते हैं बहुपद का व्यापक रूप। आप सुनना ध्यान से, यदि इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं और वो पहला शून्यक कौन है अल्फा और दूसरा शून्यक कौन है बीटा। यदि इस द्विघात बहुपद के हमारे पास में दो शून्यक है, पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, तो शून्यकों का योग तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर अक्ष का गुणांक माइनस का चिन्ह साथ में अक्ष का गुणांक बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ये होता है संबंध, शून्यकों का योग अल्फा और जोड़ बीटा। देखो हम पढ़ रहे हैं बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्य कौन है अल्फा बीटा, ठीक है, और गुणांक कौन है, देखो अक्ष का गुणांक कौन है यहाँ पे b, लेकिन चिन्ह किसका है माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का b। अक्ष स्क्वायर का गुणांक कौन है a, तो यहाँ क्या आ जाएगा a। तो क्या संबंध बन गया, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b बटा a। और यदि हम बात करें शून्यकों का गुणनफल, तो क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब देखो अचर पद कौन सा है, जिसके साथ चर नहीं है, तो चर किसके साथ नहीं है c के साथ में, तो अचर पद c बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक कौन है a। तो एक द्विघात के बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या निकला, यदि शून्यकों का योग कर रहे हैं तो हमारे पास में -b बटा a, जहाँ b अक्ष का गुणांक है और a अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। यदि हम शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास में क्या निकल रहा है c बटा a, जहाँ c अचर पद है और a अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा, एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो चर और अचर मिलकर क्या बनाएंगे बीजीय व्यंजक। क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, तो आपका जवाब आएगा नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। तो बहुपद कब होगा, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है तो वो बीजीय व्यंजक होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं बहुपद के घात की। तो यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की जो अधिकतम घात है वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद में दो घात वाले बहुपद को हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, चार घात वाले को चतुर्घाती बहुपद कहते हैं।
फिर मैंने आपको बताया बहुपद के शून्यक। फिर मैंने आपको क्या बताया? बहुपद के शून्यक। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा बहुपद के शून्यक व गुणांकों के बीच में संबंध। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा ए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नमाला 2.1। देखो, दो पॉइंट एक में हमारे पास में एक बहुपद है और बहुपद क्या है? पी अक्स। बहुपद क्या है? पी अक्स। इसका मतलब जब यहाँ चर अक्स है, चर क्या है? अक्स, तो अक्स का कोई ना कोई मान आना चाहिए। अक्स का कोई ना कोई मान आएगा, वही बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। तो हमारे पास में कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं। पहला हमारे पास में ये है, ये हमारे पास में अक्स डेश अक्स रेखा है, और ये हमारे पास में वाई डेश रेखा है, और एक रेखा इस प्रकार गुजरती है यहाँ से। अब हमसे पूछा है कि इस बहुपद के या इस जो हमारे पास में डायग्राम बना रखा है इसमें शून्यक कितने होंगे? तो बच्चों ध्यान से देखना, हमारा जो बहुपद है वो बहुपद किस में है? अक्स में। हमारा बहुपद किस में? अक्स में। क्या ये लाइन अक्स रेखा को प्रतिच्छेद करती है? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, यह लाइन अक्स रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती। जब ये लाइन अक्स रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसका मतलब यहाँ शून्य की क्या होगा? यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि जो हमारा बहुपद है वो किस में है? अक्स में। तो रेखा अक्स को प्रतिच्छेद करनी चाहिए। अगर बहुपद वाई में होता, अगर यहाँ पी अक्स की बजाय हमें क्या देता? पी वाई, तो शून्यकों की संख्या कितनी होती? कितने बिंदु पर काट रही है? एक बिंदु पर। तब शून्यकों की संख्या कितनी होती? एक होती। देखते हैं अगला चित्र। देखो, इस प्रकार बना रखा है। ये लाइन यहाँ से गुजरती हुई ऐसे गुजर रखी है। ये अपनी वही है अक्स डेश अक्स रेखा, ये अपनी वही है वाई डेश रेखा। अब बहुपद कौन है? बहुपद कैसा है? पी अक्स। देखो, बहुपद किस में आ रहा है? अक्स में। इसका मतलब रेखा अक्स को काटनी चाहिए। तो यहाँ ये रेखा वाई को काट रही है, यहाँ ये रेखा किसको काट रही है? अक्स को। कितनी जगह काट रही है? एक जगह काट रही है। कितनी जगह? एक जगह। तो क्या लिखोगे? रेखा अक्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा अक्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है। कौन सा बिंदु? ये बिंदु। ओके, आगे बढ़े। आगे देखो, अगले वाला चित्र देखो। आगे जो हमें चित्र दे रखा है वो इस प्रकार, ये लाइन है अक्स, ये अपने पास में अक्स डेश अक्स रेखा, ये अपने पास में वाई डेश, और जो डायग्राम बना रखा है वो इसने इस प्रकार बनाया है। सही है। अब देखो, हमें क्या करना है? बहुपद चेक करना है। किस में? अक्स में। अक्स में क्या ये रेखा यहाँ से अक्स से कट रही है? कट रही है। क्या यहाँ भी कट रही है? बिल्कुल। क्या यहाँ भी कट रही है? बिल्कुल। कितनी जगह कट रही है? 3 जगह। इसका मतलब शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। क्या लिखोगे? रेखा अक्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखो, उसमें भी एक डायग्राम अपने पास में, ठीक है, और वो क्या दे रखा है? इस प्रकार की शेप दे रखी है। अब देखो, यहाँ अक्स रेखा को काट रहा है, यहाँ भी अक्स रेखा को काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह। इसका मतलब इसमें शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। ओके, अगले डायग्राम की तरफ बढ़े। देखो, अगला डायग्राम देखो। देखो, इस प्रकार दे रखा है, यहां तक दे रखा। देखो, एक बिंदु यहां पर अक्स रेखा कट रही है, एक बिंदु यहां पर अक्स रेखा कट रही है,
एक बिंदु यहाँ अक्ष अक्ष रेखा कट रही है, एक बिंदु यहाँ अक्ष अक्ष रेखा कट रही है। इसका मतलब कितनी जगह कट रही है? 4 जगह। तो शून्य कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन है। एक अंतिम क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी 2.2 की प्रश्नावली हम पढ़ेंगे कल। देखो कुछ इस प्रकार डायग्राम दे रखा है। इस प्रकार डायग्राम दे रखा है। देखो बच्चों, यहाँ बोलो प्रतिच्छेद हो रहा है, यहाँ बोलो यहाँ भी, और बोलो यहाँ भी। कितने जगह पर मिल रही है रेखा? कितनी जगह पर मिल रही है? देखो यहाँ मिल रही है 1, यहाँ 2, और यहाँ कितनी बार? 3 बार। 3 जगह मिल रही है। इसका मतलब इसमें शून्य कितने हो जाएंगे? 3। जरूरी नहीं है कि बच्चों रेखा काटे, जरूरी नहीं है कि रेखा काटे, लेकिन जब अक्ष अक्ष रेखा पर मिलेगी, अक्ष अक्ष रेखा पर मिलेगी, तो यहाँ कोई ना कोई पॉइंट होगा, कोई ना कोई बिंदु होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों 2.1 की प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। अगर अभी भी किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पेश करें। जैसे अपन 2.2 की प्रश्नावली पढ़ेंगे, हम आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।